हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इनोकुलेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग। इससे पहले हम वायरस की कल्टीवेशन में डिस्कस कर चुके हैं एनिमल इनोकुलेशन। अब सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर हम किस तरह से वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ये किसने दिया था? गुड पास्चर ने 1931 के अंदर फर्स्ट यूज द एम्ब्रियोनेटेड हैन एग फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। यानी कि गुड पास्चर ने 1931 के अंदर सबसे पहले एम्ब्रियोनेटेड हैन एग को यानी कि मुर्गी के अंडे को कल्टीवेशन ऑफ वायरस के कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है गुड पास्चर का। देन नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरस इन एम्ब्रियोनेटेड एग डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एग विच इज़ यूज। देखो, जो कल्टीवेशन हम करते हैं वायरस का एम्ब्रियोनेटेड एग का, ठीक है, एग के अंदर, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का वायरस ले रहे हैं अपने वायरस को कल्टीवेट करने के लिए। सो वायरस जो होना चाहिए, वायरस इनोकुलेट यानी कि एग जो होना चाहिए वो चिक एम्ब्रियो का एग होना चाहिए 7 to 12 डेज पुराना, जिसके अंदर हम वायरस को क्या कर सके, कल्टीवेट कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ कल्टीवेशन करने से पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर इनोकुलेशन यानी कि इनोकुलेशन के लिए एग आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन। जो एग है यानी कि जो अंडा है वो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। द सेल सरफेस इज फर्स्ट डिसइंफेक्टेड विद आयोडीन एंड पेनेट्रेट विद ए स्मॉल स्टेराइल ड्रिल। देखो, जो सरफेस आपको दिख रही है, जो शेल दिख रही है आपको एग की, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, जिससे कोई भी बाहर के माइक्रोब्स इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, विद आयोडीन एंड पेनेट्रेट विद ए स्मॉल स्टेराइल ड्रिल। यानी कि जो छोटी सी आपको सुई दिख रही है, छोटा सा जो ड्रिल दिख रहा है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं वायरस को इस एग के अंदर। ठीक है, आफ्टर इनोकुलेशन द ओपनिंग इज सील्ड विद जिलेटिन और पैराफिन। यानी कि ये जो इनोकुलेशन हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे हमने ड्रिल से जो छेद किया है, उस छेद को भरने के लिए, उस ओपनिंग को भरने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली सील करेंगे। किससे? जिलेटिन और पैराफिन से। और फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे 36 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 डेज। यानी कि 2 से 3 दिन के लिए 36 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर देते हैं, इसको पैक करके, सील पैक करके इंक्यूबेट के लिए रख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो वायरस है वो उसके अंदर अच्छे से कल्टीवेट हो सके, वो अपनी प्रॉपरली ग्रोथ दिखा सके। आफ्टर इंक्यूबेशन द एग इज़ ब्रोकन। यानी कि इंक्यूबेशन के बाद जो एग है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड वायरस इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यू ऑफ एग। और इसके बाद हम क्या कर पाएंगे, वायरस को आइसोलेट कर पाएंगे टिश्यूज़ ऑफ एग से। ठीक है, वायरल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इन एग एम्ब्रियो इज इंडिकेटेड बाय द डेथ ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि जो वायरस की ग्रोथ है और जो मल्टीप्लिकेशन है एग एम्ब्रियो का, वो हम किसके थ्रू इंडिकेट करते हैं, डेथ ऑफ एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि वायरस की ग्रोथ हो रही है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है एग एम्ब्रियो के अंदर। इसके साथ साथ अगर एम्ब्रियो सेल डैमेज हो जाए, ये भी किसका सिम्टम है कि वायरस जो है वो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है एग एम्ब्रियो के अंदर। ओके, और इसके साथ साथ आपके फॉर्मेशन हो सकते हैं टिपिकल पॉक्स के, छोटे छोटे पॉक्स बन जाते हैं या लीजन्स बन जाते हैं एग मेम्ब्रेन पे। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे दाने से, और मुआद वाले जो दाने हैं वो बन जाते हैं एग शेल पे या एग मेम्ब्रेन पे। ओके, सो वायरस कैन बी कल्टिवेटेड इन वायरस पार्ट ऑफ एग लाइक। यानी कि जो वायरस है उसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं वेरियस पार्ट ऑफ एग को। यानी कि एग के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वायरस को कल्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक सैक एंड योग सैक। ये 4 आपके पार्ट्स हैं एग के, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वायरस को कल्टिवेट कर सकते हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ा कि जब भी हम किसी भी वायरस को कल्टीवेट कर रहे हैं किसी भी एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या लेना है, जो वो एग है, जो चिक एम्ब्रियो का एग है, वो 7 to 12 डेज पुराना होना चाहिए। फिर उसकी जो एग शेल है उसको हमें क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है आयोडीन से, और स्मॉल स्टेराइल ड्रिल से क्या करनी है, ओपनिंग करनी है, जिसके थ्रू हम वायरस को इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर इनोकुलेशन के बाद जो ओपनिंग हमने की है उसको हम सील पैक कर देंगे जिलेटिन और पैराफिन से। फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे 36 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 to 3 डेज। ओके, देन आफ्टर एग शेल जो होगी वो ब्रोकन डाउन हो जाएगी, यानी कि एग जो है ब्रोकन डाउन हो जाएगा। यानी कि इसके क्या मतलब है कि वायरस जो है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं टिश्यू ऑफ एग से।
अब वायरस जब उसके अंदर ग्रो कर रहा है तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, वो हमें कैसे पता चलेगा, या तो उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी या उस एम्ब्रियो की एग शेल पे छोटे छोटे लीजन्स बन जाएंगे, पॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। या इसके साथ साथ और क्या हो सकता है कि जो इसकी एग शेल है वो, या जो एम्ब्रियो की एग है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। फिर हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में वायरस के एग के 4 डिफरेंट पार्ट्स में वायरस को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। चलिए अब वो पार्ट्स देख लेते हैं। कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एलेंटोइक, एमनियोटोइक एंड आपका 4th वन है योक, ठीक है। इन चारों लेयर्स में, ये जो 4 लेयर आपको दिख रही हैं, इन चारों लेयर में हम क्या कर सकते हैं, अपने एग को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। कोरियो एलेंटोइक, एमनियोटिक, योक सैक एंड एलेंटोइक, इन चारों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो वायरस है उसको इस एम्ब्रियो एग के अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। बेसिकली कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर हम कौन कौन से वायरसेस को इनोकुलेट कर सकते हैं। The inoculation is mainly for growing pox virus, herpes simplex virus, यानी कि herpes simplex virus और pox virus के आप किसको यूज़ कर सकते हैं, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन विजिबल लीजन कॉल्ड पॉक्स आर ऑब्जर्व, यानी कि इंक्यूबेशन के बाद क्या होंगे, आपको लीजन्स दिखेंगे, पॉक्स दिखेंगे इसकी एग सरफेस पे, और जो ये पॉक्स हैं वो ग्रे वाइट एरिया या फिर ट्रांसपेरेंट रहेंगे कैम पर, ठीक है। और सिंगल पॉक्स जो है वो विजिबल होते हैं। ये जो मेथड है ये बेस्ट सुटेबल होता है प्लाक की स्टडी के लिए। ओके, अब डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, ये क्या है, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एग शेल है। तो ये जो बाहर वाली जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हर्पीज़ वायरस, पॉक्स वायरस, रोसस सार्कोमा वायरस को हम क्या कर सकते हैं, इनोकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको ग्रो करा सकते हैं उस वायरस को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है एलेंटोइक कैविटी। एलेंटोइक कैविटी कहाँ पे है आपकी, ये देखिए, ठीक है। एलेंटोइक कैविटी आपको कहाँ देखने के लिए मिल रही है, जो बाहर वाली है ये क्या है आपकी, ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है आपकी, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन सी है, एलेंटोइक है। फिर उसके अंदर आपकी एमनियोटिक है, ठीक है। कोरियो एलेंटोइक के अंदर कौन सी है आपकी, एलेंटोइक है, फिर आपकी एमनियोटिक है, और फिर आपकी योक है, ठीक है। ये 4 क्या है, डिफरेंट आपकी एग के पार्ट्स होते हैं। चलिए अब आते हैं एलेंटोइक कैविटी पे। एलेंटोइक कैविटी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन इज मेनली डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, येलो फीवर एंड रेबीज़, यानी कि येलो फीवर, रेबीज़ और इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए आप कौन सी कैविटी को यूज़ कर सकते हैं, एलेंटोइक कैविटी को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ एवियन वायरस, यानी कि ज़्यादातर जो जितने भी एवियन वायरसेस हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। एलेंटोइक आपकी कहाँ है, ये वाली लेयर जो है वो एलेंटोइक है, ठीक है। ये वाली जो अंदर की ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या आपकी एलेंटोइक है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, न्यू कैस्टल डिजीज़ वायरस, एवियन एडिनो वायरस, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो एवियन वायरसेस हैं उन सभी को हम कल्टीवेट कर सकते हैं एलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ये वाली है, ये वाली, ठीक है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा एंड मम्प्स वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं। So amniotic sac inoculation is mainly done for primary isolation of influenza virus and mumps virus, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्प्स वायरस के इनोकुलेशन के लिए, प्राइमरी इनोकुलेशन की आइसोलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक सैक का यूज़ कर सकते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस, ठीक है। ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इन एग एम्ब्रियो कैन बी डिटेक्टेड बाय हीमोग्लूटिनेशन एस्से, यानी कि हीमोग्लूटिनेशन एस्से के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यानी कि क्लोटिंग के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन देख सकते हैं किसी भी वायरस की एग एम्ब्रियो के एमनियोटिक सैक में, ठीक है। नेक्स्ट है योक सैक इनोकुलेशन। योक सैक इनोकुलेशन जो होता है एक सिंपलेस्ट मेथड है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज़ इनोकुलेटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सम वायरस एंड सम बैक्टीरिया, यानी कि ये यूज़ किया जाता है कुछ वायरस को कल्टीवेट करने के लिए और कुछ बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जैसे क्लामाइडा,
रिक्टेशिया, ये क्या है आपके बैक्टीरिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं इन सभी बैक्टीरिया का। और कुछ वायरसेस का भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को हम कल्टीवेट कर सकते हैं यॉर्क सैक के थ्रू। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इम्यून इंटरफेरेंस मैकेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड इन मोस्ट ऑफ एवियन वायरसेस, यानी कि इनके अंदर आपको जितने भी ये एवियन वायरसेस हैं, यानी कि हम एवियन वायरसेस को भी कल्टीवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यॉर्क सैक इनोकुलेशन का। उसमें इम्यून इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलता है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी वैक्सीनेशन के थ्रू हम कोई भी एंटीबॉडीज़ डालते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर अगर हम दोबारा जा कर के कोई इसी तरह की वैक्सीन ले तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके बीच में क्या दिखाएगा, इंटरफेरेंस दिखाएगा। ठीक है, क्यों दिखाएगा इंटरफेरेंस, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा उन एंटीबॉडीज़ को ले रहे हो तो ये क्या है, फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इंटरफेयर करने लगता है इस वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज़ आई है, कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं, हमें उन एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इम्यून इंटरफेरेंस मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलता है मोस्ट ऑफ एवियन वायरसेस के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं यॉर्क सैक इनोकुलेशन में हम कौन से वायरस को इनोकुलेट कर सकते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को आप इनोकुलेट कर सकते हैं। यॉर्क सैक क्या है, ये जो येलो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, यॉर्क सैक है। ठीक है, इसके अंदर हम वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं। कौन से वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं आप, इसमें कुछ बैक्टीरिया को भी कल्टीवेट कर सकते हैं जैसे कि क्लाइमाइडिया एंड रिक्टेशिया। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनोकुलेशन इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी कि हम एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर जब कोई भी इनोकुलेशन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है वायरस को ग्रो कराने के लिए, वायरस को आइसोलेट करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है। ठीक है, दूसरा आइडल सबस्ट्रेट फॉर वायरल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, यानी कि ये बहुत शानदार सबस्ट्रेट है वायरस की ग्रोथ के लिए भी और उसके रेप्लिकेशन के लिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मैनी एवियन एंड फ्यू मैमेलियन वायरस, यानी कि आप इसमें किस किस वायरसेस को कल्टीवेट कर सकते हैं, एवियन वायरसेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं और मैमेलियन वायरस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव है ये, मेंटेनेंस इज मच ईजियर, यानी कि इसमें जो मेंटेनेंस है वो बहुत ईजी रहती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल इनोकुलेशन। ओके, लेस लेबर इज नीडेड, यानी कि इसके अंदर आपको क्या चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और ना ही मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ डिफेंस आर नॉट इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी कि जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है उसके अंदर जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफेंस में काम आते हैं हमारे, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो वायरस का कल्टीवेशन बड़े आराम से हो सकता है, उसको हम ईजिली वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाइडली यूज्ड मेथड टू ग्रो वायरस फॉर सम वैक्सीन प्रोडक्शन, यानी कि हम इसको किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, वायरस को वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी एम्ब्रियोनेटेड एग आर इजीली अवेलेबल, यानी कि जितने भी एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं वो क्या होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, रेडली अवेलेबल होते हैं, यानी कि ईजिली वो आपको मिल भी जाएंगे। स्टेराइल एंड वाइड रेंज ऑफ टिश्यूज़ एंड फ्लूइड, यानी कि ये स्टेराइल और वाइड रेंज ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड पे ईजिली हम इन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया एंड मैनी लेटेंट वायरस, यानी कि जो बहुत सारे लेटेंट वायरस हैं वो कंटामिनेटेड और बैक्टीरिया से कंटामिनेशन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं ईजिली, ये जो ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं कंटामिनेशन से, तो हम ईजिली अपना जो वायरस है विदाउट कंटामिनेशन उसको हम ग्रो करा सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। द साइट ऑफ इनोकुलेशन फॉर वेरीज विद डिफरेंट वायरस, यानी कि जो साइट होती है इनोकुलेशन को वो वेरी करती है डिफरेंट वायरस के, जैसे आपने अभी देखा उसमें 4 साइट्स हैं। ठीक है, कोरियो एलेंटोइक, एमनियोटिक एंड यॉर्क सैक, तो हर एक वायरस की क्या है, डिफरेंट साइट है, तो इसके थ्रू क्या है, यानी कि आपको हर एक
एम्ब्रियोनेटेड एग में आपको उस वायरस की स्पेसिफिक साइट पता होनी चाहिए और आप वहाँ पे इसको इनोकुलेट करके इसको ग्रो करा सकते हैं। बस ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। दैट इज़ ईच वायरस हैज़ डेफिनेट साइट। इसका क्या मतलब है कि हर एक वायरस की क्या होती है, डेफिनेट साइट होती है अपने ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको वो साइट पता होनी चाहिए और आपको उसके अंदर इनोकुलेशन करना भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई वायरस सिर्फ और सिर्फ कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर ही ग्रो कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर ही ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपको उसको इंजेक्ट भी कहाँ करना है, कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर ही इंजेक्ट करना है, क्योंकि हर एक वायरस की एक स्पेसिफिक साइट होती है अपनी ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमने इससे रिलेटेड 3 हमारे जो कल्टिवेशंस हैं वो पढ़ने थे, ठीक है। एनिमल इनोकुलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड था हमारा एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर इनोकुलेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर आएगा, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।